बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट इन मैन के सिलसिले में हमने जो टॉपिक रनिंग हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्लड चल रहा है और इसमें हमने ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडी को स्टडी कर रहे थे। इसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट में डिस्कस किया था रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अब इसमें इसका एक पार्ट जो रह गया इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल कम टुवर्ड्स द ब्लड वेसल्स। तो इसमें हमने क्या देखना है बच्चों कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं। थ्रोम्बोसाइट जिसको आप क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लेटलेट्स दीज आर नॉट सेल्स, ये सेल नहीं होते बट दीज आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। सो दीज आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं होते, ये क्या होते हैं बट फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट्स हैं ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स। डायरेक्ट हम उसका नाम लिखेंगे, क्या कौन से हैं ये, लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। ये नाम याद रखना आपने, मेगाकैरियोसाइट्स। इनके ये क्या होते हैं यानी टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स हम कह सकते हैं इनको, ये इनके पीसेस होते हैं। इसमें याद रखिएगा चूँकि ये फ्रेगमेंट साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं इसलिए इनमें नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और इसी तरह से नो पिगमेंट्स, किसी किस्म की कोई पिगमेंट भी इसमें नहीं होती। बाकी जहाँ तक इसके नंबर का ताल्लुक है तो नंबर का आपको पता होना चाहिए कि इसकी तादाद कितनी होती है कि 1,50,000 से लेके 3 लाख तक, 300,000 यानी 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये इसकी तादाद होती है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। तो ये इसकी तादाद होगी। और इसी तरह जब हम इसके साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ तकरीबन 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इसका आपके पास क्या आ जाता है, अप्रॉक्सीमेट साइज़ आ जाता है। तो अब जहाँ तक ये प्लेटलेट्स का ताल्लुक है, इसमें याद रखिएगा कि ये आपसे पूछा जाता है इसका फंक्शन क्या है। तो याद रखिएगा कि ये हेल्प करते हैं किस में, इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या वर्ड लिखा है, हेल्प करते हैं। हेल्प यानी 100% सिर्फ और सिर्फ एक, यानी हम कहते हैं कि जी ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स ही करते हैं, ऐसा नहीं है, ये हेल्प करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं वो हम जनरली अगर हम समराइज़ करें इसको तो हम समराइज़ इस तरह से कर सकते हैं कि एक प्रोटीन होती है ब्लड प्लाज्मा में जिसको हमने प्लाज्मा के हवाले से डिस्कस किया था। कौन सी प्रोटीन होती है, दैट इज़ फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि ये सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन है और ये क्या होती है बेसिकली, क्या होती है, ये सॉल्युबल होती है, ये सॉल्युबल होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये किस में कन्वर्ट होती है, इनटू फाइब्रिन, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगी। और ये किस किस्म की प्रोटीन है इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि फाइब्रिन बेसिकली क्या है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कौन, प्लेटलेट्स। तो अब किस तरह से ये हेल्प करते हैं, थोड़ी सी स्टूडेंट्स इसकी डिटेल है वो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा इसको डिटेल समझा दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने
सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है और कुछ आपको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इनको लेकर आगे चलना है। तो इसमें स्टूडेंट सूरत हाल ये होती है कि इनिशियल रोल जो होता है ना किसका, प्लेटलेट्स का, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हीमोस्टेसिस, हम टर्म इस्तेमाल करते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बेसिकली क्या है कि कोई इंजर्ड पार्ट से ब्लीडिंग हो रही हो और ब्लीडिंग का स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है, हीमोस्टेसिस कहलाता है। इसको जब ब्लड के स्टॉप होने को हम टेक्निकली क्या कहेंगे, ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन का नाम देते हैं, यानी उसको आप आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं इसको। ओके, ये ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें रोल किसका आता है, प्लेटलेट्स का तो रोल है ही है, इसके साथ साथ जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं उनका भी थोड़ा बहुत बीच में हमें रोल नज़र आता है। वो किस तरीके से देखें कि हम इसका एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं ताकि हमें चीज़ें मज़ीद क्लियर हों और आपको मैं पॉइंट आउट करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम शो करते हैं इंजर्ड टिश्यू, ये हमने शो किया है इंजर्ड टिश्यू, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं शो करता हूँ ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये आपके पास ब्लड प्लेट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। आप सिस्टमेटिकली देखें कि इंजर्ड टिश्यू से क्या रिलीज होगा, ये हमने बताना है। ये रिलीज करेगा एक क्या चीज़, एक ख़ास केमिकल जिसको हम नाम देंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सिक्रीट होगा। कौन सिक्रीट करेगा, इंजर्ड टिश्यू सिक्रीट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी तरह से ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये भी रिलीज़ करेंगे, दे रिलीज़, ये क्या रिलीज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ये रिलीज़ करेंगे प्लेटलेट्स फैक्टर 3, ये प्लेटलेट्स फैक्टर 3 सिक्रीट करेंगे ये। अब यहाँ से देखें कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और यहाँ से हम क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, प्लेटलेट्स फैक्टर 3। ये इनके बारे में बताना है कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं, यानी कैल्शियम प्लस प्रोटीन्स, ये किस में है, ये प्लाज्मा में है, ब्लड प्लाज्मा में ये प्रोटीन होती है। साथ इसके साथ रोल किसका आ जाता है, कैल्शियम का, ये कैल्शियम और प्लस क्या जाएंगे इसके साथ प्रोटीन्स, यानी कौन सी प्रोटीन्स हैं, ये हमने पहले बताया, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करेंगे, इनके मिलने से क्या बनेगा, एक केमिकल जिसको नाम देंगे, ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ये एंजाइम्स के तौर पर काम करेंगे, इनको हम क्या नाम देंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज, इसका नाम क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज का काम क्या है कि इम्पॉर्टेंट रोल इसका ये होता है कि जो कि हमें वैसे जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे ब्लड जब भी कहीं पे इंजरी होती है तो ये ब्लड क्लॉट यहाँ पे होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता, उसके लिए क्या वजह होती है कि उसको ब्लड क्लॉट होने से कौन सा केमिकल रोकता है, बेसोफिल का आपने वाइट ब्लड सेल में पढ़ा, केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको आप कहते हैं हेपरिन। हेपरिन केमिकल क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। तो सबसे पहले ये इंजर्ड एरिया में ख़ास तौर पर ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, ये इनएक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट, किस चीज़ को इनएक्टिवेट करेगा, ये हेपरिन को इनएक्टिवेट करेगा, ये कौन, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज।
आप देख सकते हैं कि इंजर्ड एरिया में भी अगर ये हेपरिन मौजूद है, ब्लड में तो है हेपरिन, इसका काम क्या है कि ये ब्लड क्लॉट से रोकता है। तो ज़ाहिर है ब्लड क्लॉट से जब ये रोक रहा है तो उसको इनएक्टिवेट करना ज़रूरी है। प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम जो है ये क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है पहले हेपरिन को, और यही एंजाइम अब क्या करेगा, ये करेगा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसके बारे में आपने पढ़ा, ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी मौजूद होती प्रोटीन, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब थ्रोम्बिन में ये कन्वर्ट हो रहा है तो थ्रोम्बिन सर्व एज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी। कैटलिस्ट यानी एंजाइम के तौर पर इसने काम करना है, और ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जिसके बारे में हमने पहले बताया था कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, ये सॉलिड प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्युबल होती है। ये फाइब्रिनोजन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू, ये कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन इनटू फाइब्रिन, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और इसके यूनिट्स मिलकर बाकायदा क्या बनाते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं। और फिर फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन और प्लस उसके साथ क्या होंगे, ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स होंगे फाइब्रिन, ये मिलकर क्या बना देंगे, क्लॉट बना देंगे। इससे क्या बन जाएगा, क्लॉट बन जाता है। तो इस तरह ये ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है जो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हेपरिन इनएक्टिवेट हो रहा है, किस तरह से क्या रोल क्या है इंजर्ड टिश्यू का, और ब्लड प्लेटलेट्स का। हम कह तो देते हैं कि कोई केमिकल रिलीज होता है, बस थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल क्लियर होनी चाहिए कि इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ब्लड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेंगे, प्लेटलेट्स फैक्टर 3। ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा में आने के बाद ये प्रोटीन्स जो हैं कैल्शियम के साथ मिलकर, प्रोटीन कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इनएक्टिवेट करेगा हेपरिन को, और यही प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू थ्रोम्बिन, यानी इसको कैटलिस्ट फॉर्म में ले आएगा, और ये फिर कैटलाइज करेगी थ्रोम्बिन प्रोटीन इनटू फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो है ये छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जिससे मिलकर पॉलीमर इसका बनता है, और ये फिर इनमैश करेंगे। ये फाइब्रिन थ्रेड क्या करते हैं, इनमैश करते हैं ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को एट द इंजर्ड एरिया, डैमेज टिश्यू पे, तो उससे क्या बन जाता है, लोकल सील बन जाती है। उस लोकल सील को हम क्या कहते हैं, क्लॉट का नाम देते हैं। और ये टेम्परेरी होता है, याद रखिएगा, ये ब्लड क्लॉट टेम्परेरी होता है, और ये फिर जब जो डैमेज टिश्यू है ये रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये उस वक्त तक होगा कि जब तक कि डैमेज टिश्यू जो है वो रिपेयर ना हो जाए। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो कि इसमें हम थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिकली इसको लेकर चलें तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल हमने शो किया है, ये ब्लड वेसल है, और ये यहाँ से क्या हुआ है, डैमेज हो गया। ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये ब्लीडिंग हो रही है, ये यहाँ से, ये हम क्या शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, इंजरी को शो किया। ये इंडिकेट कर रहा है इंजरी, यानी कोई ज़ख़म हो गया यहाँ पे। फिर इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, वो अभी आगे जाकर ब्लड वेसल्स के हवाले से आर्ट्रियोल, और इसी तरह से आप किसका देखेंगे, कैपिलरीज के बारे में, कि दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से। ये एक वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है इसकी, यानी ब्लड वेसल्स यूँ कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये कंस्ट्रिक्शन हो गई यहाँ से, और ब्लीडिंग जो हो रही थी ये क्या हो जाएगी, ये कम होना शुरू हो जाती है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है किसकी, वेसो कंस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं। तो लिहाजा वेसल क्या हो रही है यहाँ पे, कंस्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रिक्ट हो रही है। थोड़ा सा ब्लड खुद ब खुद रुकना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपने क्या देखना होता है कि शुरू में एक प्लग बन जाता है, यानी ये इंजर्ड एरिया था, ये सारा इंजर्ड एरिया था, यहाँ पर आके जमा हो जाते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स शुरू में आके यहाँ पे जमा होते हैं, और प्लेटलेट्स यहाँ पे जमा होंगे, इसको नाम देते हैं हम प्लेटलेट्स प्लग कहलाता है। ये प्लेटलेट्स प्लग कहलाता है। फिर उसके बाद
ये बाकी सिलसिला शुरू होता है जो हमने ये सारी इसकी डिटेल बताई है कि जिसके ज़रिए ये फाइब्रिन जो होते हैं ये इनमैश करके ब्लड सेल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉट बना देंगे। वो भी हम शो कर देते हैं किस तरह से कि ये देखें, ये हमने ये ब्लड वेसल शो किया यहाँ पे, ये ब्लड वेसल आपके सामने आ गया, इसमें ब्लड सेल्स भी, ये ब्लड सेल्स थोड़ा से शो कर रहे हैं हम, ये ब्लड सेल्स, ये इंजर्ड एरिया था यहाँ पे। अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने शो किए ब्लड सेल्स शो कर दिए, ब्लैक मार्कर से शो करें ब्लड सेल्स, इसी तरह से ये ब्लू मार्कर से हम क्या शो कर रहे हैं, ये प्लेटलेट्स आपको नज़र आएंगे बीच में, ये प्लेटलेट्स भी नज़र आ रहे हैं। और फिर रेड मार्कर से हम क्या शो करेंगे यहाँ पर, ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, ये फाइब्रिन प्रोटीन्स हैं, इनमैश कर लिया। आप देख सकते हैं किसने इनमैश कर लिया, ये फाइब्रिन प्रोटीन्स ने इसको इनमैश कर दिया है, तो लिहाजा इससे ये क्या बन चुका है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉट। ये यहाँ पे क्लॉट बन गया है, कोगुलेशन हो गई है। तो ये सारा प्रोसेस क्या था बच्चों के ब्लड क्लॉटिंग यानी हीमोस्टेसिस किसे कहते हैं, ये होम्योस्टेसिस नहीं है, ख्याल कीजिएगा, होम्योस्टेसिस समथिंग डिफरेंट, वो आप अलग से आपने इसको डिस्कस करना है, आप पढ़ भी चुके हैं उसके बारे में। ये हीमोस्टेसिस है यानी कि किस तरह से ब्लड कोगुलेशन होती है, यानी ब्लड कोगुलेट से मुराद ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद हम अब आगे चलते हैं और किसकी तरफ आते हैं, टुवर्ड द ब्लड वेसल्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में आपको पता हो कि ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जिसमें से हम बताते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। अब ब्लड वेसल्स जो हैं आपको मालूम हो कि इसकी 3 मेजर कैटेगरीज हैं, 3 मेजर टाइप्स कह लें। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 इसमें आप आर्टरीज के बारे में बताते हैं, और नंबर 2 इसमें क्या रहती है, कैपिलरीज, और नंबर 3 इसमें वेन्स आ जाती हैं। तो 3 तरह के ब्लड वेसल स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में पता हो, आर्टरीज क्या होती है। बेसिकली तो ज़ाहिर है क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर ब्लड वेसल्स। अब इसकी जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि दीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात नहीं की है, हमने सिर्फ ये कहा है कि दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। इनको आर्टरीज कहते हैं, वेदर दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मिसाल के तौर पे आप एओर्टा बताते हो, एओर्टा से फिर पूरा आर्टीरियल सिस्टम बन जाता है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लिहाजा दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या इस तरह से भी एक और तरह से भी इसको डिफाइन किया जाता है कि दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमने आर्टरीज के बारे में बात करनी है स्टूडेंट्स, और आर्टरीज के बारे में सबसे पहले वॉल्स ऑफ द आर्टरीज के बारे में बताना। वॉल ऑफ द आर्टरी, आर्टरी की वॉल्स के बारे में हमें बताना होगा। वॉल्स के बारे में आपको क्लियर हो कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, वॉल्स ऑफ आर्टरी, इसकी 3 मेजर लेयर्स होती हैं। अब मेजर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसके सब पार्ट्स भी होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं 3 मेजर लेयर्स होती हैं इसकी। अब इसमें सबसे पहले हमें किसका बताना होगा, टेक्निकल नेम भी आपको पता हो, और इसी तरह से जनरल कॉमन जनरली जो हम इसको यूज़ करते हैं टर्म वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं आउटर लेयर, ये कॉमनली क्या कहेंगे, आउटर लेयर, और इसको टेक्निकली हमने क्या कहना होगा, ये टेक्निकली ट्यूनिका एडवेंटिशिया
ट्यूनिका एडवेंटिशिया, या इसको एक और भी नाम देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना का नाम भी देते हैं। तो ये कौन सी होती है स्टूडेंट्स? आउटर लेयर। फिर सेकंड इसमें आ जाएगी सेकंड लेयर ट्यूनिका मीडिया, यानी इसको हम मिडल लेयर कहेंगे, मिडल लेयर। और मिडल लेयर को टेक्निकली हम क्या कहेंगे? ट्यूनिका मीडिया कहलाएगा। ओके। और थर्ड वन आ जाती है कौन सी? इनर लेयर। इनर लेयर, इनर लेयर को टेक्निकली क्या कहेंगे? ट्यूनिका ट्यूनिका इंटीमा, ये आपको थर्ड लेयर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये इनके कुछ आपको टेक्निकल नेम्स के बारे में भी क्लियर होना ज़रूरी है। अब सबसे पहले आउटर लेयर के बारे में आपको पता हो कि जो आउटर लेयर है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फर्दर टू लेयर्स के बारे में आपको पता हो कि मेड अप ऑफ व्हाट? कनेक्टिव टिश्यूज, और फिर उसके साथ साथ क्या होता है इसके? इलास्टिक, इसमें इलास्टिक क्या होते हैं? फाइबर्स आल्सो देयर। और इसी तरह से ट्यूनिका मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, यानी ट्यूनिका मीडिया के बारे में, ये ट्यूनिका मिडल लेयर जिसको हम कहते हैं, इसकी भी फर्दर टू लेयर्स, थिक मस्कुलर लेयर आ जाती है पहले, थिक मस्कुलर लेयर। इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको पता हो कि थिक मस्कुलर लेयर क्या है बेसिकली, इसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली कौन से मसल्स होते हैं, यानी इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें मसल्स की कौन सी टाइप इसमें प्रेजेंट होती है, कि स्मूथ मसल्स हैं या फिर स्केलेटल मसल्स हैं। तो आप मालूम हो इसमें कौन से मसल्स होते हैं? मेनली स्मूथ मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, साथ साथ इसमें क्या होते हैं? इलास्टिक टिश्यूज़, इलास्टिक टिश्यूज़ भी इसमें होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड लेयर आ जाती है इनर लेयर, जिसको ट्यूनिका इंटीमा का नाम दिया जाता है। इसके बारे में आपको क्लियर हो कि किस पर मुश्तमिल है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम कहलाती है। तो इस तरह 3 लेयर्स के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि MCQs में पूछी जाती हैं। जैसे ख़ास तौर पर ये देखिए, इसमें मिडल लेयर के बारे में आपको क्लियर हो और इस तरह से आउटर लेयर के बारे में क्लियर हो। इनर लेयर तो अंडरस्टूड है, ये क्या है? एंडोथीलियम ही होती है। अब इसमें देखिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ास तौर पर जिसमें हम इसमें बात करेंगे वो किसकी? मिडल लेयर के बारे में बताना है कि मिडल लेयर, तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी आ जाती है? मिडल लेयर, यानी ट्यूनिका मीडिया के बारे में आपको पता हो कि ट्यूनिका मीडिया जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि मिडल लेयर जो होती है विथस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर, विथस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर, यानी ख़ास तौर पे कब, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी और उसके अलावा एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज की तरफ, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स की तरफ इसमें जाना है। तो मिडिल लेयर जो होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर इस पर पड़ता है, विथस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। तो अब इसमें ये इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम साथ साथ देख लेते हैं ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट इसका मज़ीद क्लियर होता चला जाए। इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डायग्राम सिंपल आपको आइडिया देता हूँ, इसमें ये आप देख सकते हैं हम शो कर रहे हैं डायग्रामेटिकली। इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, आप देखें डायग्राम में
आपके सामने जो शो किया जा रहा है, इस तरह से। अब आप देखिए कि ये इसकी कौन सी लेयर है, दिस वन इज द इनर लेयर, ट्यूनिका इंटीमा, इसको क्या कहेंगे, ट्यूनिका व्हाट इज दिस, इंटीमा, यानी इनर लेयर आ जाती है। और ये बेसिकली क्या है इसका, एंडोथीलियम, ये इनर लेयर आ जाएगी। फिर उसके बाद इसमें आप क्या शो करते हैं, इसके मिडल लेयर आ जाता है। मिडल लेयर में क्या आएगा इसका, ये इलास्टिक लेयर आ जाएगी इसकी, इलास्टिक लेयर, ये इस तरह से हम इसको शो कर रहे हैं, ये क्या है इसकी इलास्टिक लेयर आ गई। फिर उसके बाद ये स्मूथ मसल्स आ गए इसके, ठीक है जी, ये हमने क्या शो किया, इसके स्मूथ मसल्स आ गए। फिर उसके बाद ये फिर इसमें आपको क्या लेयर मिलेगी, इलास्टिक लेयर, और फिर ये लास्ट में आपके पास इलास्टिक लेयर, और फिर लास्ट में ये आपके पास क्या आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे। तो इस तरह ये इसकी आउटर लेयर, और ये इसकी मिडल लेयर, और ये इसकी इनर लेयर कहलाती है, ठीक है जी। तो ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, और फिर उसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इस तरह इसको 3 लेयर्स में आप डिवाइड कर देते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने आगे चलना है, आर्टरीज के बारे में आपको पता हो कि आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाएंगी, आर्ट्रियोल्स, यानी आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं तो ये डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, आर्ट्रियोल्स बनाती हैं। ये आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स, दी स्मॉलर ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, इनको आप आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं। इसमें और आर्टरीज में, और आप दोनों किसकी बात करते हैं, ये आर्ट्रियोल्स की बात करते हैं। इसमें सर्कुलर मसल्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, मोर सर्कुलर मसल्स देन किसके मुकाबले में, इलास्टिक टिश्यूज़ के बारे में, देन इलास्टिक टिश्यूज़ क्या ज़्यादा है, सर्कुलर मसल्स। यदि भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। सर्कुलर मसल्स कौन से हैं ये भी आपको पता हो, स्मूथ मसल्स होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं इलास्टिक टिश्यूज़ के मुकाबले में। और जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता हो कि जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन याद रखिएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों के अंडर कंट्रोल होता है क्या चीज़, इनकी कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये स्टिमुलेट होते हैं, यानी व्हेन स्टिमुलेटेड, जब ये स्टिमुलेटेड होते हैं, ये क्या ब्लड वेसल्स, तो मसल्स इसके क्या होंगे, इसके मसल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट होने को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। टेक्निकली क्या कहलाएगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन कहलाएगा। अब इसमें आपको मालूम हो कि जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा या कम होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो, इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है वैजो कंस्ट्रिक्शन के दौरान। बोर कम हो जाएगा तो बोर कम होने से क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है। जब मसल रिलैक्स होती है, यानी ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो व्हेन मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे,
तो आपको मालूम हो कि रिलैक्स होंगे तो ख़ास तौर पर जैसे हम आर्ट्रियोल्स के बारे में बताते हैं, क्या होंगे? डायलेटेड। क्या होंगे? डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब यहाँ पे टेक्निकली क्या कहोगे? वैजो डायलेशन। वैजो डायलेशन होगा। तो आपको मालूम हो कि जब वैजो डायलेशन हो, मोर ब्लड फ्लो, मोर क्या होगा? ब्लड फ्लो, ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा। और ठीक है जी, और क्या होगा कि इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह ये होगी वैसो डायलेशन हो रहा है, बोर जो है इसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब इसमें फर्दर क्या होगा कि आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल्स ये क्या करेंगे? ये डिवाइड होंगी और इसी तरह से सब डिवाइड होंगी और अल्टीमेटली ये क्या बनाएंगी? डेंस नेटवर्क। किस चीज़ का? माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स का पूरा क्या बनेगा? नेटवर्क बनेगा। और ये नेटवर्क जो होगा पेनिट्रेट करेगा, किधर पेनिट्रेट करेगा? बिटवीन द सेल्स ऑफ एवरी लिविंग टिश्यू, बिटवीन द सेल्स ऑफ एवरी लिविंग टिश्यू। आगे चलकर हमने बताना है कि जो लिवर सेल्स होते हैं उनके हर सेल के साथ अप्रोच किसकी होती है? ब्लड कैपिलरी की लाजमी होती है, ताकि ये जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, ये आपको क्लियर होना चाहिए किसके थ्रू होता है। ये जो हमने बताया ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है, इसको आप कहोगे क्या? दे आर कॉल्ड व्हाट? कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज कहलाती है, इनको आप ब्लड कैपिलरीज का नाम दोगे। तो इस तरह स्टूडेंट सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया है? आर्टरीज को डिस्कस किया है। इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई, स्पेशली ख़ास तौर पर जो आपने फोकस करना होगा कि आर्टरी की वॉल के बारे में, कि आर्टरी की वॉल जो हमने यहाँ पे बताई है कि इनर लेयर, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद आउटर लेयर, इनकी और इनकी फर्दर जो इसकी सब लेयर्स हैं, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। मसल्स कौन से होते हैं, स्मूथ मसल्स के बारे में आपको क्लियर हो, किसके अंडर द कंट्रोल होती है, इनकी कंस्ट्रिक्शन वगैरह, ये भी आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी अहम इंफॉर्मेशन हैं। तो अब हम नेक्स्ट किस पर आएंगे? टुवर्ड्स द कैपिलरीज की तरफ हम आते हैं। कैपिलरीज की तरफ, ये कैपिलरीज क्या है? इनके बारे में आपको मालूम हो बेसिकली तो क्या है कि ब्लड वेसल्स हैं, और ये किस किस्म के ब्लड वेसल्स होते हैं ये भी आपको बताया गया था कि ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। इनको आप माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं। और इनकी वॉल के बारे में आपको बताया गया कि इसकी वॉल जो होती है दैट इज़ 1 सेल थिक, 1 सेल थिक होती है, जिसको आप क्या कहते हो? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स कहलाते हैं। एंडोथीलियम भी कहते हैं इसको, एंडोथीलियल सेल्स का नाम देते हैं। और आपको मालूम हो कि ये क्या होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल है तो लिहाजा इसके थ्रू, यानी ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होती है इसके थ्रू क्या होगा कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। इसकी वजह से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पूरी लिस्ट है, आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बेसिकली किसके दरमियान होगा। एक तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लड, और दूसरी तरफ हम क्या बात करते हैं? बॉडी सेल्स या टिश्यूज़ की बात करेंगे। टिश्यूज़ यानी बॉडी सेल्स की बात करेंगे। इन कैपिलरी की वॉल के थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कि ब्लड से क्या क्या चीज़ें टिश्यूज़ को मिलती हैं और टिश्यू से क्या क्या चीज़ें वापस ब्लड को मिलती हैं। जैसे ब्लड है, यहाँ से हम बताते हैं कि ऑक्सीजन है, ये इसने किस में जाना है? टिश्यूज़ में जाना है। इसी तरह से फूड है, डाइजेस्टेड फूड जो कि
आपको पता है इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होने के जरिए ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कैपिलरी वॉल के थ्रू किस में जाएगी, इनटू द टिश्यूज़। ये डाइजेस्टिव फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें से आपको ये भी मालूम हो कि हार्मोन्स हो गए, ये भी इधर जाके डिफरेंट सेल्स पर जाकर एक्ट करते हैं, ये भी ब्लड के थ्रू किस में जाएंगे, इनटू द टिश्यूज़। किसके थ्रू जाएंगे, कैपिलरी वॉल के थ्रू जाएंगे। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, ये इनकी मूवमेंट होती है। और टिश्यू से आपको मालूम है बच्चों के सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इसी तरह से वेस्ट प्रोड्यूस हो रही है मुख्तलिफ किस्म की, और जो सेल प्रोडक्ट्स होती हैं, सेल की जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, टाइप ऑफ सेल के हिसाब से आपको पता है कि डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो कहाँ आ रही होती है, इनटू द ब्लड, और ये चीज़ें कहाँ जा रही होती है, इनटू द टिश्यूज़ जा रही होती है। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, किसके थ्रू होता है, यही कैपिलरी वॉल के थ्रू ये सारा हो रहा होता है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये होती है कि इसका बाकायदा आपको क्या मिलेगा, डेंस नेटवर्क मिलता है किस चीज़ का, ब्लड कैपिलरीज का। हमारी पूरी बॉडी में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी आप ये कह सकते हैं कि नो लिविंग सेल इज देयर विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। कोई बॉडी का ऐसा जिंदा सेल नहीं है जो कि उसको ऑक्सीजन और फूड ना मिले, और वो ऑब्वियसली किसके थ्रू मिलेगा, कैपिलरीज के थ्रू ही मिलेगा, एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ पार्ट बॉडी के ऐसे जैसे कार्टिलेज का आपने आगे चलकर डिस्कस करना होगा कि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई यानी कैपिलरीज नहीं होती, डिफ्यूजन के जरिए मटेरियल वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। इन जनरल हम बात करते हैं कि सप्लाई ऑक्सीजन और फूड की हमेशा किसके थ्रू होगी, इसी डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के थ्रू होगी। अब इसमें इसका आपको मालूम हो कि ये 1 सेल थिक है, तो इसको डायग्रामेटिकली भी अगर हम शो करना चाहें तो इस तरह शो कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें छोटी सी एक डायग्राम यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, ताकि इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये 1 सेल थिक ही हमने इसमें एक छोटा सा पार्ट ये शो किया, ये इसकी ब्रांच पे आपको दिखाई दी जा रही है इस तरह से। ये इसके क्या है, व्हाट आर दीज सेल्स, ये इसके सेल्स दिखाई दिए जा रहे हैं आपको, These are what cells। ये इस तरह सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, ये इसकी एंडोथीलियम या एंडोथीलियल सेल्स कहलाते हैं, और ये इसका बोर होता है। तो 1 सेल थिक किसकी वॉल क्या होती है, 1 सेल थिक, दीज आर व्हाट न्यूक्लियाई ऑफ दीज सेल्स। तो ये कैपिलरी आपके सामने आ जाती है। तो अब देखिए इसका जो डायमीटर भी तकरीबन आपको आइडिया हो कि इसका डायमीटर कितना होता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। यही डायमीटर हमने किसका बताया था, रेड ब्लड सेल का बताया था। और इसमें रेड ब्लड सेल सिंगल फॉइल यानी एक कतार में ये मूव करते हैं, तो उसका डायमीटर उससे मैच करता है। अब देखो स्टूडेंट, जो डायमीटर का जो होता है ना, जहाँ तक कैपिलरीज के डायमीटर का ताल्लुक है, तो डायमीटर के बारे में आपको पता हो कि जो इसका डायमीटर है किस चीज़ का, ब्लड कैपिलरीज की हम बात कर रहे हैं, ये इसमें आपको मालूम हो कि अल्टर किया जा सकता है, कैन बी अल्टर्ड, इसमें तब्दीली लाई जा सकती है किसके ज़रिए, ये आपको बताना है कि बाय, जैसे फॉर एग्जांपल रेफरेंस के तौर पर हम पहला रेफरेंस देंगे नर्वस स्टिमुलेशन का, नर्वस स्टिमुलेशन। तो नर्वस स्टिमुलेशन के ज़रिए क्या होगा, इसमें ये क्या होगा, विच ये ब्लड कैपिलरीज क्या होगी कि टेंड टू क्लोज, ओके। इसी तरह दूसरा रेफरेंस आपने किसका देना होगा, बाय केमिकल्स में आप एग्जाम्पल किसकी दोगे, एग्जाम्पल आप दोगे हिस्टामाइन की, हिस्टामाइन जो कि बेसोफिल वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करेगा, ये फिर करेगा डायलेट करेगा किस चीज़ को, ये कैपिलरीज को। इसका काम क्या होगा, डायलेट करना। तो आप देख सकते हैं डायमीटर कैन बी अल्टर्ड, अल्टर का मतलब क्या है, चेंज हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये नर्वस सिस्टम कम करेगा यानी उसको क्लोज भी कर सकता है हत्ता के, और जो केमिकल जैसे हिस्टामाइन है उसको क्या कर रहा है, वो
डायलेट कर रहा है। तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैपिलरीज जो है ये क्लोज किसकी वजह से होंगी और डायलेट किसकी वजह से होगी, यानी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से हो रही है और वैसो डायलेशन किसकी वजह से इसमें हो रही है, तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जो चेंज होता है डायमीटर में, ये बेसिकली इसमें ख़ास इसकी वजह क्या होती है, इसका जो इम्पैक्ट होता है, ये दोनों स्टिमुलाई जो हम बता रहे हैं इनका इम्पैक्ट बेसिकली इसकी एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, यानी शेप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ये एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, इनकी शेप जो होती है क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। उसकी वजह से चेंज इसकी किस में आता है, डायमीटर में चेंज आता है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो आप देखिए इसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है, उसके बारे में आपको पता हो कि रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। एक और चीज़ जो उस चीज़ को कंट्रोल करती है उसे हम कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बेसिकली रिंग लाइक मसल्स को कहा जाता है। ये प्री कैपिलरी, कैपिलरीज जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर क्या होते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं, ये भी कंस्ट्रिक्ट होते हैं। इनकी कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो रेगुलेट होता है किस में, थ्रू द कैपिलरीज। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बारे में। दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। तो ये भी आपको इसका क्लियर हो। इसी तरह से इसमें एक अहम चीज़ आपके सामने आएगी स्टूडेंट्स, वो क्या है कि हमने बात करनी है, हमने शुरू में बताया कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है वो किसके दरमियान हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ के दरमियान हो रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म की तरफ हम आते हैं और मैकेनिज़्म को हमने ख़ास तौर पर एलेबरेट करना है, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, ये किसके जरिए होता है, बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। यानी ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स होता है। तो इसके तीन मुख्तलिफ तरीके हैं, याद रखिए, 3 वेज हैं। डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम कह रहे हैं ना, इसके आपको पता हो कि 3 वेज हैं। 3 वेज कौन से हैं उसको हमने सिस्टमेटिकली लेना है। सबसे पहले हमने बात करनी है किसकी, कि थ्रू सेल लाइनिंग द कैपिलरी, थ्रू सेल लाइनिंग द कैपिलरी वॉल, कैपिलरी वॉल इनटू इंटरस्टिशियल और इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, और तीसरा नाम क्या देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। देखिए इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इसको आप टिश्यू फ्लूइड का नाम भी देते हैं। यानी थ्रू सेल लाइनिंग द कैपिलरी वॉल इनटू, कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी नाम देते हैं और टिश्यू फ्लूइड का नाम भी देते हैं। एंड देन, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपको पता हो कि टू द बॉडी सेल्स, टू द बॉडी
सेल्स, बॉडी सेल्स में जाएगा, और बॉडी सेल से आप इसी तरह से मटेरियल बॉडी सेल से किस में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किस में आएगा, कैपिलरी वॉल, और कैपिलरी वॉल से इनटू द कैपिलरीज यानी ब्लड में वापस चला जाएगा। तो पहला तो तरीका ये आपको क्लियर हो जाए कि थ्रू सेल लाइनिंग द कैपिलरी वॉल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू द बॉडी सेल्स, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताओगे थ्रू दूसरा रेफरेंस थ्रू इंट्रा सेलुलर स्पेस। अब इंट्रा सेलुलर सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस का नाम देते हैं ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। कौन से सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं, यानी लाइनिंग सेल्स जो होते हैं जिसको हम कहते हैं किसकी, कैपिलरी वॉल की हम बात कर रहे हैं। ये फिर यहां से किस में जाएंगे, टू एंड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि हमने क्या बताया टिश्यू फ्लूइड, या इसको आप क्या नाम देते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हो या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हो। थ्रू इंट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स टू एंड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये आपको पॉइंट उसका क्लियर हो कि ये इस तरह से जाते हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, की पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, थ्रू इंट्रा सेलुलर स्पेस। ये भी मैं भी आपको डायग्रामेटिकली भी मज़ीद एलेबरेट कर देता हूँ। फिर इसी तरह से तीसरा जो तरीकाकार है वो क्या है, ये हम इस तरह से बताएंगे कि मटेरियल फ्रॉम द कैविटी ऑफ द कैपिलरीज, मटेरियल्स फ्रॉम द कैविटी ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज के अंदर जो कैविटी जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको क्या कहते हैं, कैविटी ऑफ द कैपिलरीज कहते हैं, आर टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस। ये देख सकते हैं की पॉइंट आपके पास क्या है, एंडोसाइटोसिस, एंड देन पास टू किधर जाएगा, पास टू द अदर साइड, दूसरी तरफ जाएगा सेल के, जाहिर बात है बाहर उसको निकलना है किसके जरिए, बाय एक्सोसाइटोसिस के जरिए वो अदर साइड चला जाएगा। और सेम किसके लिए ट्रू होगा, सेम इज ट्रू फॉर मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स के लिए क्या होगा, सेम इज ट्रू होगा, एंटरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू ब्लड, वापस ब्लड में आएगा। तो देखिए मटेरियल फ्रॉम द कैविटी ऑफ द कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, वहाँ से टेकन अप बाय एंडोसाइटोसिस से आएगा, फिर एंड देन पास आउट टू अदर साइड ऑफ द किसके, कैपिलरी वॉल से कहा जाएगा, बाहर निकलेगा एक्सोसाइटोसिस के जरिए। सेम किसके लिए ट्रू होगा, कुछ मटेरियल्स के लिए कि वो एंटर हो फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू ब्लड, वापस ब्लड में आ सके। तो इस तरह ये तीन मुख्तलिफ तरीके हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन जनरल आपको याद रखना है पॉइंट इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पहला क्या रेफरेंस है कि थ्रू सेल लाइनिंग द कैपिलरी वॉल इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड में आएगा, और देन टू द बॉडी सेल्स। फिर उसके बाद थ्रू इंट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स टू एंड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और मटीरियल्स जो होते हैं फ्रॉम कैविटी of the capillaries are taken up by endocytosis and then pass to other side by exocytosis. Same true किसके लिए होगा, कुछ materials के लिए entering from the extracellular fluid to the
ब्लड एज वेल। तो इस तरह ये 3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं स्टूडेंट, जिसके ज़रिए क्या होता है कि ये कैपिलरी की वॉल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो यहाँ पे हमने साथ साथ ये भी थोड़ा सा एलेबोरेट करना है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेसिकली है क्या, और ये डिराइव कहाँ से होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से ब्लड के कंपोनेंट्स नहीं होते, वो भी हमें साथ साथ पता होना चाहिए। ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे हमने शो किया है ये ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है, सेक्शन हम शो कर रहे हैं, यूँ सेक्शन शो करते हैं। ये इसके सेल्स हमने शो किए हैं इस तरह से। ये एंडोथेलियल सेल लाइनिंग आपके सामने आ गई, ये इसमें इसकी एंडोथेलियल सेल लाइनिंग आ गया। ऊपर भी हम शो कर देते हैं, ये एंडोथेलियल सेल लाइनिंग। इसके अंदर क्या फ्लो करता है, ऑब्वियसली ब्लड होता है इसके अंदर। ये क्या है आपके पास, कैपिलरी। कैपिलरी की क्या है, इस पर आपने शो करना है कैविटी। ओके, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं बॉडी सेल्स, दीज आर व्हाट, ये हमारे पास बॉडी सेल्स। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है कैपिलरी वॉल से इनटू द, यहाँ पे बीच में हम क्या बता रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको आप क्या कहते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हो, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या हमारे पास टिश्यूज यानी बॉडी सेल्स है। ओके, अब यहाँ से मटेरियल ब्लड से किस में आएगा, यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद हमने बताया, यहाँ पे ब्लड मौजूद होता है। तो अब आप देखिए कि मटेरियल ने कहाँ से आना है, ब्लड से आना है इनटू द बॉडी सेल। किसके थ्रू आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू आएगा। अब देखिए थ्रू द लाइनिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल, हमने क्या बताया था, इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और देन इनटू द बॉडी सेल्स। और इसमें जो फिर दूसरा क्या है, यानी इस तरह हम इसमें शो कर सकते हैं एरो के साथ, ये कहाँ से आया, ब्लड से इनटू कैपिलरी की वॉल से होता हुआ ये इनटू द बॉडी सेल्स। तो पहला तो ये इसका रूट हो गया। दूसरा हमने क्या बताया, थ्रू इंट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये सेल्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसको क्या कहते हो आप, इंट्रा सेलुलर स्पेसिस का नाम देते हो। ख़ास तौर पर यहाँ पे मटेरियल जो भी आएगा यहाँ पे हमने ख़ास तौर पे जो रेफरेंस देना होता है किस चीज़ का, कुछ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताते हैं। जैसे आप किसकी बात करते हो, फैगोसाइट्स के बारे में, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज वगैरह। ये ज़ाहिर सेल बड़ा सा होता है, ये सेल बड़ा सा होता है, तो ये इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं गुजर सकेगा, तो लिहाजा ये बाकायदा स्क्वीज़ होकर गुजरता है। इस तरह से देखिए ये यूँ स्क्वीज़ होकर यहाँ से गुजरेगा और कहाँ पर आ जाएगा, इंटरस्टिशियल प्लेस, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ जाएगा। बॉडी सेल में तो नहीं, यहाँ पे इसके अराउंड यहाँ पे ये मौजूद होगा। और भी मटेरियल्स होते हैं यहाँ से दाखिल होते हैं फ्रॉम कैपिलरी वॉल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू द बॉडी सेल जाते हैं। ये स्पेस जो होती है सेल्स के दरमियान, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर स्पेस का नाम देते हैं। तो ये दूसरा तरीकाकार हो गया। फिर तीसरा हमने बताया कि मटीरियल जो होते हैं ये ब्लड में, यहाँ से ब्लड मौजूद है कैविटी में, यहाँ से इसमें आएंगे एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, इधर आएंगे, यहाँ पे देखिए मटेरियल है, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए यहाँ पे आएगा, फिर एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए कहाँ निकल जाएगा, इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए किस में दाखिल होगा, इनटू द बॉडी सेल। तो लिहाजा एंडोसाइटोसिस और यहाँ पे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ये यहाँ पे दाखिल हो रहा है, मटीरियल फ्रॉम द कैविटी ऑफ द कैपिलरीज आर टेकन बाय एंडोसाइटोसिस एंड देन पास आउट, कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है, किसके ज़रिए, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। तो ये भी आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। और इसी तरह से कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किस में जाएगा, इनटू द ब्लड जाएगा, वही सेम प्रोसेस के ज़रिए। यानी यहाँ से अगर ये मटेरियल जाएगा तो ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए यहाँ, और यहाँ से ये क्या कहलाएगा, इसका एंडोसाइटोसिस, और ये फिर अंदर जाएगा तो ये एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। यहाँ से आ रहा है मटेरियल और यहाँ से जा रहा है, तो किसके ज़रिए, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए और एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। तो 3 तरीके स्टूडेंट्स हमने बताए हैं। पहला सिंपल हमने लाइनिंग के थ्रू बताया है, इनटू द इंटरसेलुलर स्पूस इनटू द बॉडी सेल, और वाइस वर्सा वापस भी जा सकता है ये
मटेरियल, जैसे ये आया है मटेरियल, इसको हम शो कर सकते हैं, ये जा भी सकता है। इसी तरह से दूसरा क्या बताया आपको, इंट्रासेलुलर स्पेसेस, जिसमें हमने वाइट ब्लड सेल का भी रेफरेंस दिया। तीसरा हमने क्या बताया, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस से आ भी सकता है और इसी तरह से वापस ब्लड में जा भी सकता है। तो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं स्टूडेंट्स ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स के दरमियान। तो हम बात कर रहे थे किसकी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, उसको हम कंप्लीट कर लें। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको आप और कितने नाम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह रहे हैं इसको आप, टिश्यू फ्लूइड भी कह रहे हैं इसको आप, बॉडी फ्लूइड का नाम भी दे रहे हैं। अब देखिए उसमें होता क्या है कि जो प्रेशर होता है विद इन द कैपिलरीज, प्रेशर विद इन द कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का, ये कॉजेज, ये क्या करता है, कॉज क्या करता है, लीकेज ऑफ फ्लूइड, लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, प्लाज्मा ऑफ ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि की पॉइंट आपको क्या मिला कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिराइव किससे होते हैं, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किससे डिराइव होता है इंटरस्टिशियल फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ओके। तो ये बेसिकली ब्लड प्लाज्मा से, ये प्लाज्मा ऑफ द ब्लड से ये लीकेज होगा किस चीज़ का, फ्लूइड का, और ये कहाँ से गुजरेगा, द स्पेस, किसको सराउंड करेगा, द स्पेस सराउंड द कैपिलरीज, कैपिलरीज के अराउंड जो जगह होगी, एंड टिश्यूज, और किसके अराउंड, टिश्यूज के अराउंड होगी। तो ये फ्लूइड जो होगा इसको आप क्या नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड, जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। इसमें आपको मालूम हो टिश्यू फ्लूइड में डिजॉल्व्ड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे इसमें, इसी तरह से गैसेस भी हो सकती हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी इसी के थ्रू चुके होता है, और स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं इसमें, स्मॉल प्रोटीन्स। ये स्मॉल प्रोटीन्स आपको ये भी पता होगा, एक तो वर्ड क्या इसमें आया, की वर्ड आया प्रोटीन, कौन सी, लार्ज नहीं बल्कि कौन सी, स्मॉल प्रोटीन। कहाँ से आती हैं, फ्रॉम, याद रखिएगा, फ्रॉम दी ब्लड, ये ब्लड से आती है। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए कि स्मॉल प्रोटीन्स टेकन फ्रॉम द ब्लड, ये भी किस में मौजूद होती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद होती हैं। अब इसमें कुछ वो चीज़ें जो ब्लड से नहीं निकलती या ब्लड से लीक आउट नहीं होती, उसके बारे में आपको पता हो कि लार्ज प्रोटीन्स, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले बताया कि ये लीक आउट नहीं होंगे। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी लीक आउट नहीं होंगे। इसी तरह से प्लेटलेट्स हैं, ये भी लीक आउट नहीं होंगे, दे विल रिमेन इन द ब्लड, ये ब्लड में ही मौजूद रहेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। लेकिन साथ साथ हमने क्या बताया, ये सम वाइट ब्लड सेल्स, खास तौर पे जो कि आपको बताया पेट्रोलिंग के लिए निकलेंगे कहाँ से, ब्लड से, और टिश्यूज के अराउंड जाएंगे, जिसमें आप मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स यानी फैगोसाइट्स का रेफरेंस देते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, कैन स्क्वीज, ये स्क्वीज यानी ये इस तरह से मैजिक बॉल की तरह ये इस तरह स्क्वीज होकर यहाँ से स्क्वीज आउट होते हैं, और स्क्वीज आउट होते हैं थ्रू इंट्रा सेलुलर स्पेसेस, थ्रू ये सेल्स के दरमियान जो स्पेस है इसमें से ये निकलते हैं, और ये फिर इस तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी टिश्यूज के अराउंड ये आ जाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कैपिलरीज के हवाले से आपको तीन मुख्तलिफ तरीके, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स एंड फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू द ब्लड, और इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट
नहीं होते, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक था बच्चों कैपिलरीज के बारे में इंफॉर्मेशन सारी। अब उसके बाद हमने आना है किसकी तरफ, टुवर्ड द वेन। थर्ड ब्लड वेसल्स आ जाते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, वेन्स। सबसे पहले आपको मालूम है इसकी डेफिनेशन क्या है कि दोज ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन्स। एक तो ये इसकी डेफिनेशन का तरीका है, इस तरह और भी तरीके होते हैं वेन्स को डिफाइन करने के, लेकिन ये बेस्ट वे है कि दोज ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग बैक ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड द हार्ट, इसे हम कहते हैं वेन्स कहते हैं। अब वेन्स जो होती हैं दे आर नॉट डीप इन मसल्स, दे आर नॉट डीप इन मसल्स। यही वजह होती है कि हम देखते हैं कि अंडर द स्किन तो ये कैसे दिखाई देती है, सीन ब्लूइश अंडर द स्किन के नीचे आप देखें तो ये ब्लूइश कलर की आपको नज़र आती है। और इसी तरह से देखें कि ये जो वेन्स हैं इनके बारे में ये भी पता हो कि इसमें वो सेम वही 3 लेयर्स होती हैं जैसे आपने अभी आर्टरीज में डिस्कस की हैं, हैविंग सेम 3 लेयर्स। कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं वो आपको बताया गया था कि पहली इसमें आउटर लेयर को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है जी। फिर उसी तरह से दूसरा ट्यूनिका मीडिया और तीसरा इसमें कौन सा आ जाता है, ट्यूनिका इंटीमा। तो ये 3 लेयर्स आपने पढ़ी हैं, यानी आउटर लेयर एडवेंटिशिया भी कहते हैं, मीडिया और फिर उसके बाद इंटीमा, ये 3 लेयर्स आ जाती हैं कि। अब इसमें आपको मिडल लेयर के बारे में पता हो, ख़ास तौर पे हमने किसका रेफरेंस देना है, मिडल लेयर का। मिडल लेयर स्टूडेंट्स याद रखना रिलेटिवली क्या होती है, थिन होती है। मिडल लेयर इज थिन और रिलेटिवली याद रखिए किसके मुकाबले में, आर्टरीज के मुकाबले में, एंड ओनली स्लाइटली मस्कुलर। स्लाइटली क्या है ये, मस्कुलर होती है, स्लाइटली मस्कुलर, और इसमें विद फ्यू इलास्टिक फाइबर्स, यानी थोड़े से इलास्टिक फाइबर्स होते हैं किसके मुकाबले में, आर्टरीज के मुकाबले में। और एक और अहम पॉइंट आपको याद रखना है कि सेमील्यूनर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, किस में, ख़ास तौर पर वेन्स में। इस तरह से हम इसको शो करते हैं डायग्रामेटिकली, ये देख सकते हैं, ये आपके क्या है, सेमील्यूनर वेल्व रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन, यानी बैक फ्लो ऑफ ब्लड से इसको रोकते हैं। यानी ब्लड जब आएगा तो क्या होता है कि ये क्लोज हो जाते हैं, तो लिहाजा बैक फ्लो ऑफ ब्लड से क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। तो लिहाजा प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये किसका काम होता है, सेमील्यूनर वेल्व। ये प्रेजेंट होते हैं किस में, दे आर प्रेजेंट इन वेन्स। तो अब जहाँ तक रिटर्न का ताल्लुक है कि रिटर्न ऑफ ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड द हार्ट, तो इसको सराउंड करते हैं, इसको आप कह सकते हैं असिस्ट करते हैं सराउंडिंग मसल्स। जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं ना, किसके अराउंड, इन वेन्स के अराउंड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर ये असिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, असिस्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, रिटर्न ऑफ द ब्लड, रिटर्न ऑफ द ब्लड कहाँ पे, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट। ये इसका अहम पॉइंट है। अब आपको मालूम हो कि ये वेन्स डेवलप कहाँ से होती हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू मेक व्हाट, स्मॉल वेन्स। स्मॉल वेन्स को आप क्या कहते हो, वेन्यूल्स कहते हो।
वेन्यूज मिलकर क्या बनाती है, स्मॉल वेन्स बनाती है, स्मॉल वेन्स, और स्मॉल वेन्स मिलकर लार्ज वेन्स, और लार्ज वेन्स मिलकर क्या बनाएंगी, वेना केवी, यानी प्लूरल है, केवा सिंगुलर होता है, यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इस तरह ये इसकी तरतीब चलती है हार्ट तक पहुँचते पहुँचते। एक अहम चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम लंग्स किसके थ्रू जाता है, ये याद रखिएगा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम लंग्स ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपको मालूम है ये आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कीप इन योर माइंड, ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स क्या, ब्लड वेसल्स। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हमने आगे चलकर देखनी होंगी, और फिर साथ ही हमने मज़ीद आगे डिस्कस करना है। एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक और सिस्टम है जिसको आप नाम क्या देते हो, लिम्फेटिक सिस्टम, उसे भी हम